Hi everyone, welcome back to Parcham. Another day, another current affairs session. दिन के बज चुके हैं 12 एंड आई एम ऋचा शर्मा. चलिए आज का सीए स्टार्ट करें उससे पहले तिथि देखेंगे. वैसाख महीना शुक्ल पक्ष की 10वीं है आज, यानी चांद थोड़ा सा और कल के मुकाबले बड़ा हमको दिखने वाला है. ऑलराइट, कल जो सेशन हुआ था उसमें जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था और सेशन के दौरान भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे. लेट अस डिस्कस द आंसर्स. So question था, which country emerged as India's largest trading partner in fiscal year 23-24? 2023-24 में भारत का किस देश के साथ में सबसे ज्यादा ट्रेड रहा है? एंड आंसर वुड बी चाइना. चाइना टॉप पे रहा, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स रहा, बहुत मार्जिन से लेकिन सेकंड पे रहा. ऑलराइट, सेशन के दौरान आई हैड आस्क्ड यू फ्यू क्वेश्चंस और रैंडमली आज हमने आंसर पिक किया है सुधा 47252 का. सुधा. सो पहला क्वेश्चन था आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था? कल हमने बहुत डिटेल में देखा था कि सोलर स्टॉर्म जो अर्थ को हिट किया है रिसेंटली, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरी उसके पीछे की हमने ज्योग्राफी भी समझी थी, उसके पीछे के फिनोमिनन को समझा था. और तब मैंने पूछा था आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ, एंड द आंसर इज 2 सितंबर 2023. मीनवाइल चंद्रयान ने भी उस सोलर स्टॉर्म के कुछ डेटा पिक किए हैं. सो चंद्रयान कब लॉन्च हुआ पूछा गया था, 22 जुलाई 2019. देन कौन से नंबर की सोलर साइकिल अभी चल रही है? हमने देखा था कि सूरज की यानी सन की 11 ईयर की एक साइकिल होती है, यानी कि उस 11 साल के दौरान उसकी जो गर्मी है, जो रेडिएशन है, धीरे धीरे बढ़ती है और फिर धीरे धीरे घटती है. फिर अगेन 11 साल पूरे होने के बाद ये रिपीट होगा, फिर 11 साल के बाद ये रिपीट होगा. तो इस 11 ईयर साइकिल के अंदर सोलर रेडिएशंस बढ़ते और घटते हैं. आपसे पूछा गया था अभी कौन से नंबर की सोलर साइकिल चल रही है? 25th सोलर साइकिल इज ऑन गोइंग. और जब पीक पे आ जाता है सोलर साइकिल का, मिड का टाइम होता है, तब सन की इंटेंसिटी, रेडिएशन सब बहुत बढ़ जाते हैं, सोलर स्टॉर्म्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. ठीक है जी. आज आप जो भी कुछ पढ़ोगे उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया गया है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, परचम टेलीग्राम पे और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके देख सकते हैं. बाकी अगर आपको पीडीएफ सब्सक्रिप्शन चाहिए, कोई भी कोर्सेज सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो प्लीज गो एंड चेक आउट परचम ऐप. वहाँ पे आपको सीए सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा. जो भी कुछ आप पढ़ते हो, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल, व्हाटएवर करंट अफेयर सेशंस आप परचम पे देखोगे, उन सभी का पीडीएफ आपको एक जगह एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है. एनुअल सब्सक्रिप्शन है, बार बार नहीं लेना पड़ेगा. सो चेकआउट कर सकते हैं. चलिए जी, इंपॉर्टेंट इससे करते हैं शुरुआत. 17 मई को आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डे. कौन सा है? कौन सा है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे. टेंशन तो सबको होती है, हाइपर टेंशन भी बहुत से लोगों को होती है, दिल की बीमारी है ना, हाइपरटेंशन, हाई बीपी भी जिसको हम बोल देते हैं, हाइपरटेंशन. सो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 खतरा. मैं बड़े खतरे में हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे हाइपरटेंशन हो सकती है, मैं इतनी स्ट्रेस में रहता हूँ, इतना चिकना खाता हूँ, इतना फास्ट फूड खाता हूँ, मेरी हेरिडिटी के अंदर भी है. इस तरह से याद कर सकते हैं. 17 से खतरा, मैं खतरे में हूँ किस चीज के? हाइपर टेंशन के. राइट. थीम क्या है इस बार की? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर. बीपी ढंग से मेजर कीजिए. एक तो कीप योर कूल, अच्छा खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, वो तो अलग कहानी है, लेकिन इस बार की थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली. ढंग से अपना बीपी देखो और लंबा जियो थोड़ा. अच्छा, ये जो डे है इसको वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने 2005 में इस्टेब्लिश किया था. और सबसे पहला वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब ऑब्जर्व किया गया? 2006 के अंदर ऑब्जर्व किया गया. ठीक है. वर्ल्ड हाइपरटेंशन. एक और इंपॉर्टेंट डे की तरफ चलते हैं. इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के बारे में आपने सुना है? ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU. जब हम अलग अलग बॉडीज पढ़ते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस और काम करती हैं, एजेंसी के तौर पे काम करती हैं, एसोसिएट के तौर पे, तो एक ITU भी हम पढ़ते हैं. सो ये जो डे है उसी से रिलेटेड है. And the day is World Telecommunication and Information Society Day. So World Telecommunication and Information Society यानी टेलीकम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं, राइट, टेलीकॉम से, उसको डेडिकेटेड ये डे है. और ये है इसकी थीम, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इस दिन को भी आप एक बार देखेंगे. वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे. इस दिन ITU की फाउंडेशन रखी गई थी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की फाउंडेशन रखी गई थी 1969 में, 17 मई 1969. बता दीजिए मुझे, हु इज हेडिंग ITU और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, ITU के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है और इसको अभी कौन लीड कर रहे हैं? हु इज द पर्सन हेडिंग ITU?
एट द सेम टाइम इस दिन को इसलिए भी कॉमेमोरेट किया जाता है क्योंकि पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन भी इस दिन साइन किया गया था। और क्या थीम रखी गई है? डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? सतत विकास के जो हमने गोल्स लिए हैं 17 SDGs हैं। सो डिजिटल इनोवेशन, ताकि हम उन SDGs को अटेन कर सकें, ये थीम रखी गई है। चलिए, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट डेज क्लियर हो गए। ओके, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट डे पे आते हैं जो डेट के हिसाब से नहीं ऑब्जर्व किया जाता कि इस तारीख को पड़ता है, वो एक मंथ के, एक वीक के किसी पर्टिकुलर डे के हिसाब से ऑब्जर्व किया जाता है। तो मई का जो 3rd फ्राइडे होता है, मई का 3rd फ्राइडे, तब ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। एंडेंजर्ड जो कि विलुप्ति की तरफ बढ़ रही हैं, है ना, खतरे के अंदर जो स्पीशीज हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो सकती हैं वो। सो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे कब आता है? 3rd फ्राइडे इन मई। इस तरह के डेज के लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ये सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते हैं, ये लेसर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वर्ड भी मैं यूज नहीं करूंगी, एक बार देखने जैसे हैं, क्योंकि इस तरह वाले डेज पूछे जाने के चांसेस जो किसी वीक में, किसी दिन पे पड़ते हैं, कम होते हैं। सो इस साल ये 17 मई को आ रहा है। थीम क्या है? नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे की थीम, सॉरी ये गलत लिख दिया गया, ये थीम यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। थीम इतनी सी है, सेलिब्रेट सेविंग स्पीशीज, दिस मच इज द थीम, प्लीज पे अटेंशन। सेलिब्रेट सेविंग स्पीशीज, स्पीशीज को बचाने को सेलिब्रेट करो थोड़ा, तो उसके अंदर आप और कंट्रीब्यूट कर पाओगे। और ये 2006 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। IUCN की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उसके हिसाब से जितनी भी प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड, जो भी कुछ स्पीशीज फ्लोरा एंड फौना की धरती पे मिलती हैं, उनमें से 45% वो डेंजर में है, खतरे में है कि वो एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो सकती हैं। थैंक यू टू ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, ओके। चलिए, अब कल यानी 16 मई को एक स्टेट ने अपना स्टेटहुड डे मनाया और काफ़ी सारे दिग्गज नेताओं ने अपने विशेस भी दिए, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। और वो कौन सा स्टेट था? सिक्किम। तो ये स्टेट न्यूज़ से या इंपॉर्टेंट डे, दोनों एंगल से आप न्यूज़ देख सकते हो। तो सिक्किम अपना स्टेटहुड डे कब मनाता है? 16 मई को मनाता है। ओके, 16 मई को स्टेटहुड डे आता है सिक्किम का। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आ जाता है। हाँ, ओके। सो 16 मई 1975 को सिक्किम को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है और वो 22nd स्टेट बन जाता है इंडिया का। उस समय जब वो स्टेट बना था, कौन से नंबर का स्टेट बना था? 22। आज तो पता है ना 28 स्टेट है, अभी भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना, 29 है, 27 है। हाँ, कोई बहुत ही नए बच्चे होते हैं तैयारी में, मान सकते हैं। जब आप फर्स्ट बेबी स्टेप लेते हो तो आपको ये भी नहीं पता होता, इट्स ओके। इसीलिए प्लेटफॉर्म पे आपको कई बहुत बेसिक वीडियोस भी मिलते हैं, जैसे इंडिया का मैप भी मैंने लर्न करवा रखा है, स्टेट कैपिटल भी लर्न करवा रखे हैं। फिर धीरे धीरे आपको एडवांस क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, बिकॉज आई नो जब एक बच्चा तैयारी में एंटर करता है उसको हो सकता है कुछ भी नहीं पता हो। ओके, नो वरीज। चलो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ओके, यानी कि आप कोशिश करते जाइए, तो आप कितने भी अनभिज्ञ, कुछ नहीं पता हो आपको, वहां से आपने एंट्री ली है, बट यू कैन बी अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग प्रोवाइडेड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। सो कौन से स्टेट के नंबर के हिसाब से सिक्किम ऐड हुआ था स्टेटहुड में? 22nd स्टेट के हिसाब से। और 36th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1975 में हुआ, जिसकी वजह से सिक्किम को स्टेटहुड का दर्जा मिला। कौन सा अमेंडमेंट है? 36th अमेंडमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। ओके, उससे पहले अगर हम देखें तो 17th सेंचुरी का नामग्याल डायनेस्टी था, तो नामग्याल डायनेस्टी के अंडर में यानी किंगडम था सिक्किम। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद वो हमारे उसने इंडिया के अंडर में आना स्वीकार किया, और फिर फाइनली 16 मई 1975 को उसको स्टेटहुड अटेन हो गया। तो चलिए, अब थोड़ा सा सिक्किम के बारे में बात करते हैं, राइट। अभी आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू माई दैट सीरीज दैट मैंने बहुत टाइम पहले स्टार्ट की थी, कि आपको हर एक स्टेट का मैं मैप याद करवा रही थी, वहाँ की कुछ एक प्रोमिनेंट बातें बता रही थी। तो होपफुली जब मैं एक बार स्टैटिक जीके के कोर्स से फ्री हो जाऊँ, वाइंड अप हो जाए जब वो कोर्स, तो फिर मैं वापस वो सीरीज स्टार्ट करना चाहूँगी। दैट सीरीज इज़ वेरी एंडियरिंग टू मी। अच्छा, यहीं पे एक अनाउंसमेंट मैं कर दूँ, वो सारे बच्चे जिनका SSC स्टैटिक जीके या फिर उन्होंने कंप्लीट जनरल अवेयरनेस कोर्स ले रखा था परचम ऐप से, और उनका कोर्स का जो ड्यूरेशन था या जो एक्सपायरी थी वो मई में हो रही थी, उनको हम 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन दे रहे हैं, बिकॉज जो स्टैटिक जीके कोर्स है वो फर्दर थोड़ा आगे तक स्ट्रेच हो गया है, बिकॉज एग्जाम्स भी स्ट्रेच हो गए हैं, तो मैंने थोड़ा आराम से लेना स्टार्ट कर दिया था। सो जिन बच्चों की एक्सपायरी मई में आ रही थी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द टीम
इधर यू कैन ड्रॉप अ मेल और अ व्हाट्सएप और परचम ऐप चैट पे आप कांटेक्ट कर दो। अदरवाइज टीम अपनी तरफ से काम कर ही रही है कि उन सारे बच्चों को 1 महीने की एक्सटेंशन इन द कोर्स ऑफ स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस एसएससी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं हमारे कोर्स करिकुलम को, इसीलिए आपका डिले हुआ है। चलो आ जाओ। सो ये है सिक्किम, इफ यू कैन सी ऑन द मैप, दिस इज सिक्किम, छोटू सा सिक्किम। गोवा के बाद सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट अगर हम बोले इंडिया का तो यही है। एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान है, ऊपर तिब्बत आ जाता है और नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल और ये बीच में रहा सिक्किम। समझ में आ गई प्लेसिंग? ऑल राइट। लीस्ट पॉपुलस स्टेट अगर इंडिया का पूछा जाए तो कौन सा है? लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? इट इज सिक्किम। एंड सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट आफ्टर गोवा सिक्किम है। यहाँ पे कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो कि हम बोलते हैं इंडिया की शेयर्ड में, अगर हम नेपाल के साथ में डिस्प्यूटेड हटा दीजिए, अगर हम K2 गॉडविन ऑस्टिन जो बोलते हैं उसको हटा दे, जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में आता है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानी जाती है, पाकिस्तान बोलता है उनका, इंडिया बोलता है उनका, अगर उसको अपन हटा दें तो इंडियन टेरिटरी में अनडिस्प्यूटेड जो है वो है कंचनजंगा, सबसे टॉलेस्ट पीक। लेकिन ये शेयर्ड है, शेयर किसके साथ है? नेपाल के साथ। तो ये कंचनजंगा कौन से स्टेट में है? ये सिक्किम में पड़ता है और हम इसको नेपाल के साथ शेयर करते हैं। यहीं पे मुझे बता दीजिए, अगर मैं अनशेयर्ड की बात करूं, अनडिस्प्यूटेड एंड अनशेयर्ड कंप्लीटली इन इंडिया, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? ओके चलिए बता दीजिएगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है और ये इंडिया की अकेली मिक्स्ड साइट है। मिक्स्ड मतलब नेचुरल सिग्निफिकेंस भी रखती है और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखती है। और यहाँ पे बेसिकली तिब्बतन कल्चर देखने को मिलता है बिकॉज बुद्धिज्म बहुत वाइड स्प्रेड है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सिक्किम बहुत जाना जाता है। राइट, कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। फाइन। सो इंपॉर्टेंट डेज के बाद में अब एक मेजर न्यूज लेते हैं। सुनील छेत्री जी ने अनाउंस कर दिया है अपना रिटायरमेंट। सो फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। सो जैसे ही ये न्यूज आएगी किसी भी प्रोमिनेंट खिलाड़ी लाइक सुनील छेत्री, तो आपको उनके करियर हाईलाइट सारे पता होने चाहिए, कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं सारे पता होने चाहिए। चलिए लग जाइए काम पे, अच्छे से पकड़ कर लीजिएगा। सुनील छेत्री के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। सुनील छेत्री अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच इंडिया और कुवैत के बीच में खेला जाना है और उसके बाद 6 जून को होगा ये, और उसके बाद सुनील छेत्री विल बी रिटायरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज 39 ईयर्स ओल्ड, राइट। और इन्होंने अपना जो डेब्यू मैच खेला था इंडिया के लिए 2005 में खेला था अगेंस्ट पाकिस्तान, राइट। एट द मोमेंट अगर हम बात करें तो जितने भी एक्टिव फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट स्कोर्स गोल्स जिन्होंने किए हैं उनमें 3rd नंबर पर सुनील छेत्री का नाम आता है। इनसे आगे कौन है? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं, पोर्तुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और 3rd नंबर पे इंडिया के सुनील छेत्री हैं, राइट। सो सच अ दिग्गज खिलाड़ी। ऑलराइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट हिज अचीवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ जो इन्होंने अवार्ड्स लिए हैं या फिर जो इनको रिकॉग्निशन मिली है, सो AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने ये टाइटल अपने करियर में 7 टाइम्स जीता है। सो ऑल द ईयर्स आर रिटन 2007, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 सीजन्स के लिए 7 बार ये AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर बन चुके हैं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। अर्जुन अवार्ड मिला इनको 2011 में। फिर पद्मश्री 2019 पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि स्पोर्टिंग की दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे हाईएस्ट ऑनर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये इनको 2021 में 2021 के अंदर मिला है और पहले फुटबॉलर जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला हो वो भी सुनील छेत्री बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। बाकी कुछ चीजें यहाँ पे पोस्टर पे दी हुई हैं। वनडे वाले जो बच्चे हैं जो वनडे एग्जाम्स देते हैं यानी सिविल सर्विसेज में नहीं है, उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन भी देखनी होती है, राइट। सो इनका डेब्यू 2005 में हुआ। टोटल 150 मैचेस में अपीयरेंस रही है इंडिया की तरफ से। 94 गोल्स किए हैं, 11 ट्रॉफीज इन्होंने अपने नाम की हैं। क्लब फुटबॉल्स की बात करें, जो क्लब्स के लिए इन्होंने खेला है, जिसमें इंडिया को आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो, किसी क्लब को रिप्रेजेंट करते हो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यू कैन ट्राई एंड इग्नोर, मतलब यू कैन अवॉइड इट। ये वाली इन्फो बस ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। सो कल हमने देखा था नीरज चोपड़ा जी की एक न्यूज़
डायमंड लीग में सेकंड पोजीशन पे आए थे। और अब आज एक और न्यूज आ गई है कि नीरज चोपड़ा हैज वन गोल्ड इन मेंस जैवलिन थ्रो एट फेडरेशन कप 2024। फेडरेशन कप जो चल रहा है उसके अंदर जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर के आए। और कितनी दूरी पे फेंका इस बार इन्होंने अपना थ्रो? 82.27 मीटर्स पे। और कहाँ हो रहा है ये फेडरेशन कप? फेडरेशन कप 2024 भुवनेश्वर में हो रहा है। ओके अब ये कुछ करियर हाइलाइट्स हैं, रीसेंट करियर हाइलाइट्स नीरज चोपड़ा के करियर की। जब भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन, पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, कभी कभी स्टैटिक एंगल से, समटाइम्स ये सब स्टैटिक का पोर्शन है ना, उनके करियर के मेजर हाइलाइट्स रिवाइज कर लिया करो। एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं इन चीज़ों के, और आपका रिविजन बना रहता है। तो इन्होंने हिस्टोरिक गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर के आए थे जैवलिन थ्रो में, जिसके बाद ये इतने सुपर पॉपुलर हो गए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में लाए थे। ठीक है, उसके बाद डायमंड लीग चैंपियनशिप जीती इन्होंने 2022 में, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती 2023 में, फिर इन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया, यानी पिछले बार भी जीते थे और 2023 में भी एशियन गेम्स जो हुए उसमें गोल्ड लेकर के आए। 2022 ऑनवर्ड्स इनकी जर्नी सुपर अच्छी चल रही है। नीरज चोपड़ा फॉर यू ऑल। इनकी पिक्चर कहाँ चली गई? ओहो, आई समहाउ, हाउ कैन इट बी? कोई बात नहीं, पिक्चर मिस हो गई है इनकी, मैंने डाली थी, फोटो लापता। ऑलराइट, सो जॉर्ज मार्टिन विंस 2024 फ्रेंच मोटो जीपी। फ्रेंच मोटो जीपी, ना व्हाट इज दिस मोटो जीपी? पहले तो ये समझो, जैसे हम फॉर्मूला 1 रेसिंग देखते हैं ना, वो कार्स की होती है। मोटो जीपी मतलब मोटरसाइकिल ग्रैंड प्री, रोड्स के ऊपर तेजी से मोटरसाइकिल भगाते हैं वो लड़के नहीं जो ऐसे ही भगाते हैं, उनके बीच में नहीं है, ये प्रॉपर होती है। एंड फेडरेशन इंटरनेशनल द मोटरसाइकिलिज्म, दैट इज FIM, ये गवर्निंग बॉडी है जो सर्किट्स को अप्रूव करती है कि अच्छा ये पूरा रोड सर्किट है जहां पे हम मोटरसाइकिल रेसेस करेंगे। और उसमें फ्रेंच मोटो जीपी किसने जीता? जॉर्ज मार्टिन, फ्रेंच मार्टिन। ओके, सो फ्रेंच मार्टिन, फ्रेंच मार्टिनी, कुछ ऐसे याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं, दो सैड डिमाइस हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहली, एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन अब नहीं रही हैं, राजस्थान से बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड रही हैं अपने पॉलिटिकल करियर में, बर्थ भी इनका राजस्थान में हुआ है और फिर ये 3 स्टेट्स की गवर्नर के तौर पे अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। सो क्या नाम है इनका? डॉक्टर कमला बेनीवाल, डॉक्टर कमला बेनीवाल। सो पासिंग अवे ऑफ फॉर्मर गुजरात गवर्नर, नॉट जस्ट गुजरात, गुजरात गवर्नर सिर्फ इसलिए लिखा है बिकॉज न्यूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके डेथ पे कंडोलेंस दिया, और जब ये गुजरात की गवर्नर थी तो उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे गुजरात के? मोदी जी थे। ठीक है, तो इन दोनों की आपस में थोड़ी तनातनी भी रहती थी, लेकिन एनी विच वेज ये कांग्रेस पार्टी से जब राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रही थी, राइट, तो वहां पे जब ये मेंबर भी थी, मिनिस्टर भी थी, तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती थी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए। सो कांग्रेस वेटरन कमला बेनीवाल, नाम अच्छे से पकड़िएगा, कमला बेनीवाल, she is no more and she has served as राजस्थान's डेप्यूटी सीएम, राजस्थान की डेप्यूटी सीएम की पोजीशन तक ये पहुंची और 2003 के अंदर, है ना, ये राजस्थान की डेप्यूटी सीएम रही हैं एंड गवर्नर रही हैं 3 स्टेट्स की, त्रिपुरा, मिजोरम एंड गुजरात। ओके, इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हुआ एंड एट द एज ऑफ 27 ये पहली वुमन मिनिस्टर बनी थी राजस्थान में। फिर इन्होंने काफी सारी पोजीशन संभाली हैं एंड फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी हैं, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में शी हैज टेकन पार्ट। गॉट इट? डॉक्टर कमला बेनीवाल। नेक्स्ट साइड डिमाइस आ रहा है एक ऑथर का, एक लेखिका का। सो प्रसिद्ध कथाकार और लेखिका मालती जोशी जी अब नहीं रही हैं। मालती जोशी पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं ये। तो मालती जोशी 2018 में इनको पद्मश्री दिया गया था। काफ़ी सारी इन्होंने ओवर 50 कलेक्शंस हैं इनकी स्टोरीज के, हिंदी और मराठी में। इनका जन्म महाराष्ट्र में औरंगाबाद में हुआ और दूरदर्शन पे इनकी स्टोरीज काफ़ी सारे सीरियल्स में कन्वर्ट की गई हैं। मालती जोशी जी, पद्मश्री कब मिला? 2018 में। ऑल राइट, इंडिया और चाइना के बढ़ते जो टेंशन्स हैं LAC के अराउंड, यानी लद्दाख वाले बॉर्डर के अराउंड, 2020 से 2020 से चाइना थोड़ा अंदर की तरफ, इंटीरियर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बहुत सारे हमारे टैंक्स और हमारी जो वेपन सिस्टम्स हैं सारे हम LAC के पास में तैनात रखते हैं। तो अब उसी में एक और बड़ा कदम ऐड करते हुए इंडियन आर्मी ने क्या किया है? दे हैव सेट अप वन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट टैंक रिपेयर यूनिट्स नियर LAC। LAC एरिया जो है 1 नहीं, रादर 2,
सो LAC एरिया जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, जो तिब्बत वाले हिस्से को हमारे लद्दाख और इधर अरुणाचल वाले एरिया से डिमार्केट करती है। सो इंडियन आर्मी ने वहां पे हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज सेटअप की हैं 2। अब वहां पे टैंक्स हैं ही, राइट, तो अब वहां जाकर के अगर कोई गड़बड़ हो गई टैंक में तो क्या करेंगे, यहाँ से मैकेनिक भेजेंगे या टैंक्स को वापस लेकर आए दिल्ली साइड में कि लो भैया रिपेयर कर दो, नहीं ना। तो इसीलिए उन हमारी जो भी वहाँ पे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जैसे टैंक्स हो गए, उनकी रिपेयर के लिए हमें सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए टैंक रिपेयर फैसिलिटीज 2 सेटअप की गई हैं ईस्टर्न लद्दाख साइड में, ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया में, जो कि बॉर्डर वाला एरिया, ईस्टर्न साइड ऑफ लद्दाख ही मेजर बॉर्डर एरिया पकड़ता है, ऊपर के साइड और ईस्टर्न वाला साइड। सो ओवर 500 टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स डिप्लॉयड हैं लद्दाख के LAC एरिया के पास में ईस्टर्न साइड में, क्योंकि अप्रैल मई से ही इंडिया चाइना के बीच में टेंशन वाला माहौल है। चाइना बहुत एग्रेसिवली बॉर्डर के एरिया में आने की कोशिश करता रहता है, और वर्ल्ड के 2 हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज उन्हीं की मेंटेनेंस के लिए बनाए गए हैं। मीडियम मेंटेनेंस रीसेट फैसिलिटीज हैं कहाँ कहाँ, एक है न्योमा में, कहाँ पे, न्योमा में, दूसरा DBO सेक्टर, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके, और 14,500 फीट अबव है ये, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज में नाम आ गया इनका। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं डिफेंस की, तो चलो इंडिया की बात हो गई, चले पाकिस्तान आ जाओ। सो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड एक रॉकेट सिस्टम, जिससे बहुत सारी मल्टी लॉन्चेस हो सकती हैं, फटाफट आप मल्टी लॉन्च कर सकते हो। उस रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है, उसका नाम है फतेह 2। फतेह 1 2 3 4 सब पे काम चल रहा है अभी, है ना, 1 तो हो चुका है, 2 3 4 पे काम चल रहा है। सो फतेह 2 का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है पाकिस्तान ने। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फतेह 2 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम कौन से देश से जुड़ा हुआ है, या किसने अभी उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया, पाकिस्तान ने किया है। गाइडेड यानी आप अपने टारगेट के टुवर्ड्स गाइड करके इसको भेज सकते हो। मल्टी लॉन्च यानी बहुत सारे रॉकेट्स इसमें से निकलेंगे, और इसकी रेंज कितनी है, 400 किलोमीटर दूर जा करके, और ये टारगेट को हिट कर सकता है। पाकिस्तान अपने जितने भी आर्म्ड या डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो और मजबूत करता जा रहा है। गॉट इट, फतेह 2 पाकिस्तान। अब लड़ाइयों के बाद में आ जाते हैं कुछ सुंदर सी न्यूज, बहुत प्यारे लेवेंडर कलर के फ्लावर्स हैं। उनियाला मल्टीब्रैक्टिएटा, उनियाला मल्टीब्रैक्टिएटा इसका बॉटनिकल नेम है, और 140 सालों के बाद ये जो प्लांट है वापस देखा गया है। कहाँ पे, हमारे वेस्टर्न घाट्स में, इंडिया वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा, यहाँ पे प्लांट वापस से देखा गया। कितने सालों बाद, 140 इयर्स बाद। ओके, सो रेयर ट्री स्पीशीज, इट इज अ ट्री नॉट अ प्लांट, रेयर ट्री स्पीशीज रीडिस्कवर्ड आफ्टर 140 इयर्स इन वेस्टर्न घाट्स। तो उनियाला मल्टीब्रैक्टिएटा टी स्पीशीज है, 140 साल तक दिखी नहीं थी, और अब वेस्टर्न घाट्स के वागमन हिल्स के अंदर इसको देखा गया है। देन इसको लोकली क्या कहा जाता है, कट्टुपूवम कुरुनिल्ला, कट्टुपूवम कुरुनिल्ला, और ये ऐसे ब्लॉसम करता है, कॉटन जैसे हेयर हैं ये फ्लावर में, आपने देखे ना, ये इस तरह के कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें निकलते हैं। अक्टूबर टू जनवरी इसका ब्लॉसमिंग टाइम होता है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट और रॉकी ग्रासलैंड जो कि करीब 1200 मीटर ऊंचाई के होते हैं, वहां पे ये अच्छे से थ्राइव करता है, मतलब देखा गया है। ये कौन से जीनस को बिलोंग करता है, उनियाला, नाम देखा ना आपने इसका, उनियाला मल्टीब्रैक्टिएटा। तो उनियाला जीनस हो गया, ये स्पीशीज हो गई। ये जो जीनस है किसके नाम पे रखा गया, टेक्सोनॉमिस्ट हैं बीपी उनियाल जी के नाम पे इसको उनियाला ब्रैक्टिएटा नाम दिया गया है। गॉट इट जी। सो वेस्टर्न घाट्स के वागमन हिल्स के में इसको 140 साल बाद वापस देखा गया है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं एक रिपोर्ट की तरफ, और रिपोर्ट या रैंकिंग आ रही है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। कौन सी रैंकिंग है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। IIM अहमदाबाद ने इंडिया से इस रैंकिंग में टॉप किया है। ठीक है, तो अब नाम से समझ में आ रहा है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड की अलग अलग उनकी रैंकिंग की गई है। इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया से जो इंस्टीट्यूशन है वो वर्ल्ड में टॉप पे नहीं है। वर्ल्ड में टॉप पे कौन सा रहा, हार्वर्ड रहा। ठीक है, इंडिया से जिस भी इंस्टीट्यूशन ने टॉप रैंक लिया है वो कौन सा, IIM अहमदाबाद रहा है। ओके, ओवरऑल इस रैंकिंग में इस बार ये ट्रेंड देखा गया कि इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ग्लोबल लेवल पे
थोड़ी नीचे आई है, क्योंकि ग्लोबल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, दुनिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, उनको बहुत सारी फंडिंग मिलती है, मोटा पैसा आता है। जब आपको बहुत फंडिंग मिलती है तो आप उतने बड़े लेवल पे रिसर्च कर सकते हो, उतने बड़े लेवल पे आप प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हो, टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। सो इस सबको देखते हुए परफॉर्मेंस जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज की, उसमें डाउनफॉल देखा गया है। फिर भी नो प्रॉब्लम। टोटल ग्लोबल 2000 लिस्ट इस बार जारी की गई, टॉप 2000 यूनिवर्सिटीज, ठीक है, उसमें 64 इंडियन यूनिवर्सिटीज वर फीचर्ड। सो IIM अहमदाबाद टॉप रैंक पे रहा, ठीक है, लेकिन अगर ग्लोबली देखें तो इसका रैंक 410 है। ओके, सो टॉप 500 में जगह बनाने वाला ये अकेला ग्लोबली, अगर टॉप 500 इंस्टीट्यूशंस हम देखें हायर एजुकेशन की, तो अकेला एक ही इंस्टीट्यूशन है जो इस लिस्ट में आ पाया, IIM अहमदाबाद। इसकी रैंकिंग पिछले बार से थोड़ी इंप्रूव हुई है। IISc बेंगलुरु इंडिया से सेकंड नंबर पे है, लेकिन ग्लोबली 501 रैंक। IIT मुंबई ग्लोबली कौन से रैंक पे, 568, इंडिया से थर्ड है, तो ये टॉप 3 हो गए, IIM अहमदाबाद, IISc बेंगलुरु एंड IIT बॉम्बे। अदरवाइज ग्लोबली टॉप किसने किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया। ये टॉप 5 यहाँ पे भी आ गए आपके लिए, IIM अहमदाबाद, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, देन IIT मद्रास है, एंड देन TIFR जो कि हैदराबाद के अंदर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है जी, ओके, ये पांचों के नाम रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है नहीं, ठीक है, IIM अहमदाबाद अच्छे से याद रख लीजिएगा, उधर हार्वर्ड ने टॉप किया है, और हद मार के अगर आपको करना ही है थोड़ी मेहनत और, तो ये टॉप 3 याद कर लीजिए, दैट शुड बी इट। गॉट इट, चलो ओके। देन अगली न्यूज आ रही है TCS से, इसका भी मैंने यहाँ पिक्चर डाला था, इवन दैट इज गॉन मिसिंग, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। सो TCS ने अनाउंस किया है कि वो बहुत ही जल्दी, यानी प्रॉब्ली आई थिंक जून के अंदर लॉन्च करने वाले हैं AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पेरिस। पेरिस के अंदर अपनी तरह का एक पहला ऐसा सेंटर जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन सेंट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ह्यूमन की तरह की, ओके, ह्यूमन इमोशंस को डिपिक्ट करने वाली, बिजनेसेस में जहां जहां इंसानों को एक्चुअली में उसकी नीड है, बिजनेस को एनहांस करने के लिए, सोशल कंसर्न्स को कुछ एड्रेस करने के लिए, इस तरह का एक ह्यूमन सेंट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट IT सर्विस एक्सपोर्टर है, वो खोलेगी कहाँ, फ्रांस, पेरिस के अंदर। बात समझ में आ गई, बस इतनी सी न्यूज है ये। अगली खबर पे चलते हैं। आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया, किसको टेस्ट किया, भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल को एयर ड्रॉप करके। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल याद है, जब अयोध्या राम मंदिर का अभी इनॉग्रेशन हुआ था, तो उस समय 2 यूनिट इसी हॉस्पिटल के, जिसे हम आरोग्य मैत्री क्यूब भी बोलते हैं, भीष्म हॉस्पिटल या आरोग्य मैत्री क्यूब, उनकी 2 यूनिट्स लगाई गई थी। उससे पहले हमने देखा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, रिलीफ देने के लिए, जहाँ पे एकदम से कोई डिजास्टर आ गया, अब हॉस्पिटल दूर होता है, तो इसलिए इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में अपनी तरह का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, राइट, जिसको आप ड्रोन से भी ले जाओ, साइकिल पे भी ले जाओ, टैक्सी में भी ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, और आप वहां पे पहुंचा सकते हो जहां पे ऐसा डिजास्टर आया, और 12 मिनट में ये हॉस्पिटल यानी एक इंडिविजुअल यूनिट तैयार हो जाती है। 72 इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं इसके, उनको खोलो, फटाफट असेंबल करो, AI भी है, डिजिटल भी है, आप वहां पे माइनर ऑपरेशंस भी कर सकते हो, इस तरह का ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, तो अब क्या किया गया है, इंडियन एयरफोर्स ने इसको एयर ड्रॉप करने की टेस्टिंग की है कि अगर कहीं पे हमें हवा से इसको फेंकना पड़े नीचे, तो क्या वो सक्सेसफुली बिना टूटे फूटे पहुंच जाएगा, और ये टेस्ट कर लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स टेस्ट्स भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा। ये टेस्ट कहाँ किया गया, यूपी में, आगरा में। सो आरोग्य मैत्री क्यूब या भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल को एयर ड्रॉप किया गया, और पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने इस तरह का टेस्ट किया है, ताकि इमरजेंसीज में इसको कहीं भी पहुंचाना हो तो पहुंचा जा सकता है क्या, और सक्सेसफुल रहा। अब देखो, भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स जो हैं, ये एक ब्रॉडर इनिशिएटिव के तहत बनाए गए थे, वो है प्रोजेक्ट भीष्म, यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित, मैत्री। दूसरे देश, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आसपास के देश जहां पे भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमें पहुंचानी है, वहां पे भी हम पहुंचा सके, 200 कैजुअलिटीज को ये हैंडल कर सकता है, ये जो पूरा इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है। ठीक है, हर एक यूनिट में 72 ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप फटाफट से असेंबल कर सकते हो, रोबस्ट है, वाटर प्रूफ है, आप कहीं से भी फेंक दो इसको, बहुत हल्का है, कैसे भी ले जाओ, पोर्टेबल है, और वर्ल्ड में अपनी तरह का पहला ये हॉस्पिटल है। गॉट इट, चलो अब हम एक छोटी सी न्यूज है, वन लाइनर सॉर्ट ऑफ मान लीजिए, वो देख लेते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू अ अवार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हेमंत खत्री जी, हेमंत खत्री जी, इनको ऑनर किया गया है PSU समर्पण अवार्ड से। PSU
समर्पण अवार्ड से। क्यों? क्योंकि इन्होंने लीडरशिप बहुत अच्छी दिखाई और इनके वजह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, लोगों को इनसे प्रेरणा मिली है, इसलिए दिया गया है। सो PSU समर्पण अवार्ड बाय गवर्नमेंट कनेक्ट, GOV कनेक्ट, इनको ये अवार्ड दिया गया। बस 1 INSE न्यूज़ है, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी में? अदर PSU कैटेगरी में। चलो आप थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ रुक कर लेते हैं और उसके बाद हम रिविजन क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। लॉरेंस वोंग sworn in as Singapore's first new prime minister in 20 years। 20 सालों तक एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे एक व्यक्ति थे और उनका नाम क्या था? है, मतलब था, हो गया, व्यक्ति तो हैं पर पोजीशन हट गई है। सो इनसे पहले ली जेंग लूंग 20 सालों तक प्राइम मिनिस्टर थे सिंगापुर के, ठीक है। उनके पहले उनके पिताजी थे, राइट। अब जाकर के ये जो पोजीशन है किसके हाथ में दी गई है? बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच के दी गई है, लॉरेंस वोंग के हाथ में। लॉरेंस वोंग जो हैं अब वो नए दौर के प्राइम मिनिस्टर माने जा रहे हैं, बिकॉज इनका जन्म ही इंडिपेंडेंस के बाद में हुआ, जब सिंगापुर इंडिपेंडेंट हो गया 1965 के अंदर। सो ही इज सिटीज 4th लीडर, चौथे लीडर बन के सामने आया और पहले व्यक्ति जो कि सिंगापुर, इंडिपेंडेंट सिंगापुर में जिनका जन्म हुआ, वो अब प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नाम क्या है? लॉरेंस वोंग, अच्छे से याद रखिएगा। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? इंडियन लीनियज के हैं वो, यानी उनके जो पीढ़ियां थी वो इंडिया से ही वहां पे गई थी। थर्मन शनमुगरत्नम जी। चलो सिंगापुर के बारे में देखें फटाफट से थोड़ा। सो ये साउथ ईस्ट एशिया आपको दिख रहा है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये आपको मले पेनिनसुला दिख रहा है, ऊपर ये मलेशिया है, बिल्कुल इसकी टिप पे यहाँ पे सिंगापुर है। सिटी स्टेट है, यानी स्टेट भी है, सिटी भी, एक ही सिटी है उस पूरे स्टेट के अंदर, सिंगापुर। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, राइट। आइलैंड सिटी स्टेट है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। और इधर देखो, एक तरफ यहाँ पे ये मले स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मले क्यों बोला, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। और इस तरफ आपको साउथ चाइना सी दिखेगी, तो ये वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसके ईस्ट में साउथ चाइना सी है और खुद मले पेनिनसुला की बिल्कुल टिप पे लाया करता है। यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है ये, यानी कि इनके अंदर वही सिस्टम है जैसे हमारा है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। सिंगापोरियन डॉलर इज द करेंसी। मेन लैंग्वेज यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज के तौर पे मले को कहा जाता है। नेशनल लैंग्वेज मले पेनिनसुला है, मले लैंग्वेज है। साथ ही साथ मैंडरिन, चाइनीज एंड तमिल भी यहाँ बहुत चलती है। बहुत सारे तमिलियंस वहाँ पर हैं। There's only one country I've ever been to अभी तक, at almost close to 40 years, and I could go and see Singapore, right? A very beautiful country indeed. और बहुत सारे साउथ इंडियंस वहाँ पर हैं, ठीक है। Because 19th century में a lot of them had gone and settled there. चलो, देन अगली न्यूज आ रही है, नासा ने अपॉइंट किया है न्यू चीफ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चीफ अपॉइंट हो चुका है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बिग डील नाउ, ओके। और किसने अपॉइंट किया है? नासा ने अपॉइंट किया है। तो नासा ने डेविड सैल्वनीनी सो डेविड सैल्वनीनी को फर्स्ट चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर बनाया है। ये ऑलरेडी चीफ डेटा ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे थे, इनको AI न्यू चीफ फॉर AI भी अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, राइट। चलो अगली न्यूज ले लेते हैं, एंड दिस इज आई थिंक द लास्ट न्यूज फॉर द डे। नासा ने कैप्चर किया है यिन यांग क्रेटर। तो कभी पूछा जाए एग्जाम में यिन यांग क्रेटर कहाँ है। यिन यांग क्या होता है? ये एक चाइनीज फिलॉसफी है ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना, या कुछ इंटरप्रिटेशन ये भी होता है नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करना। वैसे यिन यांग मेल और फीमेल एनर्जीज के कॉन्टेक्स्ट में है। सो जैसे यिन यांग होता है इस तरह से बना हुआ होता है ना, सो दिस इज हाउ यिन यांग इज। सो उसी तरह का एक क्रेटर है जो कि कहाँ से देखा गया है, नासा ने इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ऑब्जर्व किया है, पिक्चर आई है इसकी। सो नासा कैप्चर्स यिन यांग क्रेटर ऑन टर्कीज माउंट नेम्रुत, टर्की के माउंट नेम्रुत पे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्रेटर कहाँ है? टर्की कंट्री है, ओके, उसमें माउंट नेम्रुत है और वहां पे ये क्रेटर है। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी होता है, फूट जाता है तो वो क्रेटर बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, राइट। तो एक तरफ तो ये पूरा लैंड एरिया सॉलिडिफाई हो गया, एक तरफ ये लेक आ गई है, तो इस तरह का यिन यांग क्रेटर देखा गया है। सो नासा के ISS ने कैप्चर की है अनयूजुअल क्रेटर की इमेज, जो कि माउंट नेम्रुत वोल्केनो टर्की के ऊपर है, और एक तरफ सॉलिडिफाइड लावा रीजन है, एक तरफ लेक है, ठीक है जी। चाइनीज फिलॉसफी में यिन यांग का सिंबल है, उस तरह का ये डिपिक्ट हो रहा है। ये एक
स्ट्रेटोवोल्केनो है। स्ट्रेटोवोल्केनो कौन से होते हैं? जो ऊंचाई में होते हैं, यानी बहुत ऐसे फैले हुए नहीं होंगे, दे विल बी लाइक दिस। ओके, तो बहुत ऊंचाई पे स्टीप इनकी स्लोप्स रहती हैं, उनको स्ट्रेटोवोल्केनो कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू नासा 1650 में ये स्ट्रेटोवोल्केनो मेजरली इरप्ट हुआ था, उसके बाद से अभी ये डॉर्मेंट है, नहीं फूट रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। 9672 फीट हाइट पे है ये, और यूरेशियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स जहां इंटरसेक्ट करती है वहां पे ये बना हुआ है। तो ये देखिए, अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे, पिक्सल्स फट गए हैं, ये एशिया वाला हिस्सा आता है ना, ऊपर इधर रशिया आ गया, और यहाँ पे कैसे समझ, ये ब्लैक सी है, दिखा? एक्चुअली बहुत ब्लर हो रहा है, मुझे लग रहा है आपको नहीं दिखेगा। ये ब्लैक सी आ गया, नीचे मेडिटेरेनियन सी आ गया, ये टर्की आ गया, और इस तरफ ये माउंट निमरुत पे ये न्यांग क्रेटर देखा गया है। ठीक है जी, चलिए, हो गया आज का सेशन थियोरी वाइज खत्म। अब हम चलेंगे जल्दी से हमारे रिवीजन क्वेश्चन पे, और अगर आपको स्टैटिक जी के कोर्सेज चेकआउट करने हैं, परचम ऐप पे जाके आप देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जिन बच्चों का सब्सक्रिप्शन मई में खत्म हो रहा था, और ऑब्वियसली बिकॉज आर्ट एंड कल्चर अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है। आपकी जो भी डेट है एक्सपायरी ऑफ द कोर्स की, उससे 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, एसएससी टेस्ट सीरीज भी आप चेकआउट कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है परचेज के बाद, तो मेल करेंगे आप प्लीज, अदरवाइज आप जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर, ऐप चैट वगैरह पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो, रिविजन क्वेश्चंस फॉर यू। पहला क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी आंसर करेंगे। विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2? फतेह 2 कौन से देश ने अभी टेस्ट फायर किया है, लॉन्च किया है, टेस्ट लॉन्च? पाकिस्तान, बिल्कुल सही, सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज द इंडियन आर्मी एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज? टैंक रिपेयर फैसिलिटीज इंडियन आर्मी ने, जो कि दुनिया के हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज है, कहाँ? लद्दाख तो पता था, लद्दाख में कहाँ? हाँ, ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है, 2 रिपेयर फैसिलिटीज। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिक्किम स्टेटहुड डे। ओके, और आपको बताना है नॉट करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है। अच्छा, ठीक है। May 16, 1975 सिक्किम ऑफिशियली 22nd स्टेट बना कंट्री का, ये तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। स्टेट ऑफ सिक्किम वाज फॉर्म्ड बाय 36th अमेंडमेंट, ये भी सही है, 36th अमेंडमेंट से बना था। नॉट करेक्ट कोई भी नहीं है, नीदर 1 नीदर 2, नॉट 2। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आई है CWUR 2024, उसके स्टेटमेंट देखो, करेक्ट वाला बताओ। ठीक है, IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सिक्योर टॉप रैंक अमंग परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया? नहीं, ये टॉप पे तो नहीं था, तो ये तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। IIT बॉम्बे 501 पोजीशन पे है? नो नो नो, 580 अराउंड कुछ था, ये तो, ये भी रॉन्ग हो गया। 64 यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स इस बार शामिल हुए हैं, ये करेक्ट है। सो ओनली 3, C will be the right answer. And this is your question of the day. Recently in news, where is Yin यांग क्रेटर लोकेटेड? अभी अभी पढ़ा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और अगर कोई डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन है तो वो भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज ये सेशन हो गया है खत्म। जाते जाते एक अच्छा सा थॉट, ये देखो, तीनों की हाइट सेम दिख रही है, तो हम क्या ये बोल सकते हैं तीनों सेम ग्रो कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि जो ग्रोथ है ना, सिर्फ इससे नहीं देखी जाती आप कितना आगे पहुंच चुके हो, ग्रोथ इससे भी देखी जाती है आपने अपनी जड़ें कितनी मजबूत की हैं। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, परेशानी होती है, अरे दूसरे लोग ना हमसे बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, अभी तो हम पढ़ने में ही अटके हुए हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स बेचारे 4-4, 5-5, 6-6 साल पढ़ते रहते हैं, इसी तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले, बिल्कुल आपका दुख दर्द भी मैं समझती हूँ, आप लोग पढ़ते रहते हो, आपके साथ वाले कॉलेज कर रहे हैं, जॉब्स पकड़ लिया, आगे बढ़ गए। सो डू नॉट ऑलवेज गेज योर सक्सेस बाय दी दिखने वाली ग्रोथ। ग्रोथ सिर्फ दिखने वाली नहीं होती है, ग्रोथ ये भी होती है कि आप अपनी रूट्स कितनी डीप कर रहे हो। रूट जब एक बार आप अच्छी पकड़ कर लोगे, फिर ग्रोथ एकदम से एक्सपोनेंशियली होगी। बैम्बू का स्टोरी सुनी है, बैम्बू ग्रास की, काफी सारे सालों तक वो दिखता ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा दिखता है, और फिर कुछ दिनों में मीटर्स हाइट खींच लेता है, राइट। सो ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ इजंट जस्ट अबाउट गेटिंग बिगर, इट इज अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर कोर। आप अपनी फाउंडेशन अच्छी कीजिए, जो भी चीजें पढ़ रहे हो, जैसी भी पढ़ रहे हो, ये मत देखो अभी मैं टेस्ट में कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से उस पर पकड़ कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, राइट। एक टाइम आएगा जब आप फटाफट सारे क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे होगे, एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू। जब आप तैयारी की शुरुआत करते हो, तैयारी के मिडिल में होते हो, बहुत क्योटिक फेज होता है। आप अपनी ग्रोथ उससे मत असेस किया करो, दूसरे कितना अच्छा कर रहे हैं, हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, अरे अभी तो 4 महीने हो गए फिर भी मुझे सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं।
गिव योरसेल्फ सम टाइम, बिल्ड द फाउंडेशन, इमारत बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। कल मिलेंगे दिन में 12 बजे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।